असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी। राज्य के 16 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। लखीमपुर जिला बुरी तरह से प्रभावित। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर सामान्य स्तर से ऊपर। काबुल एयरपोर्ट पर दागे गए 5 रॉकेट को अमेरिकी एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। हताहत की कोई सूचना नहीं। वहीं अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बुलाई बैठक में ब्रिटेन और फ्रांस अफगानिस्तान में सुरक्षित जोन का रखेंगे प्रस्ताव। और देश भर में आज मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। जन्माष्टमी पर मंदिरों में सुबह से ही उमड़ी भक्तों की भीड़। राष्ट्रपति ने देशवासियों को जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं। और सबसे पहले बड़ी खबर में आज टोक्यो पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन पर करते हैं बात। और चूंकि लगातार टोक्यो पैरालंपिक में भारत का जो झंडा है वो लगातार वहां पे लहरा रहा है। शानदार परफॉर्मेंस जो वो हमारे खिलाड़ी दे रहे हैं। क्या कुछ है वहां से अपडेट, क्या कुछ वहां से खुशखबरियां भारत की लगातार आ रही हैं। हमारे सहयोगी सुचित्रा, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा इस शो में। और सुचित्रा, स्वागत है मीडिया प्राइम में। और मैं चाहूंगा कि टोक्यो पैरालंपिक में क्या कुछ आज की बड़ी खबर है वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी बिल्कुल असीम, कल ऐतिहासिक खेल दिवस रहा भारत के लिए। कल भारत के 3 पदक आए थे टोक्यो पैरालंपिक से और आज 4 पदक आए हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार सफर जारी है। पैरालंपिक में आज भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 4 पदक जीते हैं। पैराशूटर अवनी लेखरा ने इतिहास रचते हुए टोक्यो पैरालंपिक खेलों की निशानेबाजी में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलवाया। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में 249.6 का स्कोर हासिल करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अवनी का ये पैरालंपिक रिकॉर्ड भी रहा। टोक्यो पैरालंपिक में सोमवार का दिन देश के लिए स्वर्णिम उपलब्धि लेकर आया और देश के लिए गोल्डन तस्वीर को सामने रखा पैराशूटर अवनी लेखरा ने। अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में 249.6 के शॉट के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अवनी का ये पैरालंपिक रिकॉर्ड भी रहा। अवनी इस टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में 7वें स्थान पर रही थी। फाइनल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। उनकी इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा, भारत की एक और बेटी ने भारत को गौरवान्वित किया। अवनी लेखरा को इतिहास रचने और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने पर बधाई। आपके प्रदर्शन से देश उत्साहित है। आपके अभूतपूर्व प्रदर्शन के कारण ही आज भारत का तिरंगा पोडियम पर सबसे ऊपर जा सका। वहीं प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट संदेश के माध्यम से अवनी को बधाई दी। असाधारण प्रदर्शन अवनी लेखरा, कड़ी मेहनत और अच्छी लगन से स्वर्ण जीतने के लिए बधाई। आपके मेहनती स्वभाव और शूटिंग के प्रति जुनून के कारण ऐसा संभव हुआ। ये वास्तव में भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। आपको भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने बधाई संदेश में कहा, अवनी की शानदार जीत, उन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता। एक ऐतिहासिक उपलब्धि। ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला। शूटिंग में 10 मीटर AR स्टैंडिंग SH1 फाइनल 249.6 का स्कोर कर पैरालंपिक रिकॉर्ड कायम किया। विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं अवनी के घर में भी खुशी का माहौल दिखा और उन्होंने अपने ही अंदाज में इस खुशी को मनाया। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। गर्व हो रहा है मेरे को डब्बू के ऊपर। हाँ, बहुत खुशी की बात है और आगे बढ़े। निश्चित रूप से अवनी की उपलब्धि खेलों में महिलाओं के बढ़ते कद की एक और दमदार तस्वीर है, जहां जीत की बेताबी सिर्फ क्वालिफाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पदक के रंग को गोल्ड का रूप देने की ये वो जिद है जो विश्व पटल पर देश को एक नई पहचान दे रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते हैं। अब तक भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण पदक जीता है, 4 रजत पदक भारत ने जीते हैं। वहीं
2 कांस्य पदक भारत के खाते में आए हैं और ये पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हमने देखा था कुछ ही समय पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और वही इतिहास दोहराया गया है पैरालंपिक खेलों में भी। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने अब तक जो ये पदक जीते हैं, इससे पहले रियो पैरालंपिक में भारत ने 4 पदक जीते थे। वो भारत का पैरालंपिक खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। रियो खेलों में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। लेकिन अब जो ये टोक्यो पैरालंपिक हैं, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन गया है। और इस पैरालंपिक में अगर हम पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया है। निशानेबाजी में स्वर्ण पदक आया है। वहीं रजत पदक की अगर बात करें, भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में भारत को रजत दिलवाया। निषाद कुमार ने हाई जंप में, देवेंद्र झाझरिया ने जैवलिन थ्रो में, योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में। तो 4 रजत पदक भारत के खाते में आए हैं टोक्यो पैरालंपिक में। वहीं कांस्य पदक 2 आए हैं। विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में, सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में। हालांकि जो विनोद कुमार का कांस्य पदक है वो भी अंडर रिव्यू है, रिव्यू उसका किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जो रिव्यू है वो भारत के पक्ष में जाएगा और भारत के खाते में ये कांस्य पदक इसी तरह बरकरार रहेगा। और आज के अगर बाकी पदक विजेताओं की बात करें, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के योगेश कथुनिया ने शानदार खेल दिखाते हुए डिस्कस थ्रो के F56 वर्ग में इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। योगेश ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 44.38 मीटर तक डिस्कस फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। उनका पहला, तीसरा और चौथा प्रयास विफल रहा, जबकि दूसरे और 5वें प्रयास में उन्होंने 42.84 और 43.55 मीटर तक चक्का फेंका था। योगेश कथुनिया ने जीत के बाद सबसे ज्यादा आभार अपनी मां के प्रति प्रकट किया। फाउल हो गए थे, लेकिन फिर भी फाउल होने के बावजूद भी अच्छा हुआ और मेडल आ गया सिल्वर। मैं थैंक यू सबसे पहले तो साई को करना चाहता हूँ, PCI को, और अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा, जिसने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। और योगेश कथुनिया के परिजनों ने इस जीत पर क्या कहा, आइए देखते हैं। बहुत अच्छा लगा, अपने देश के लिए कुछ तो किया ही है, चाहे सिल्वर आए चाहे गोल्ड आए, मेरे लिए ये गोल्ड ही है। उसने पूरा है बोला, पापा मैं बेस्ट देख रहा हूँ अपना, और खाली हाथ में बिल्कुल लौटूंगा नहीं, जो भी है मैं चाहे कुछ भी है लेकर पक्का आऊँगा, मेडल ही लेकर आऊँगा। मेरे को पूरा वादा करके गया था। खेल में तो हार जीत तो लगी रहती है, और ये मेडल लेकर आया, अपने देश के लिए मेडल लेकर आया और अपने परिवार का नाम ऊँचा करा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योगेश कथुनिया को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा F56 में रजत पदक जीतने पर योगेश कथुनिया को हार्दिक बधाई, भावी सफलताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चक्का फेंक खिलाड़ी योगेश कथुनिया को टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। ट्वीट के माध्यम से दिए गए अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, योगेश कथुनिया का उत्कृष्ट प्रदर्शन, खुशी है कि वे रजत पदक घर ले आए। उनकी अनुकरणीय सफलता नवोदित एथलीटों को प्रेरित करेगी। उन्हें बधाई, उन्हें भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जैवलिन थ्रो के F46 इवेंट में देश के खाते में 2 मेडल जोड़ दिए। देवेंद्र झाझरिया ने इस इवेंट में रजत पदक हासिल किया, वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक श्रीलंकाई एथलीट के नाम रहा। देवेंद्र ने 64.35 के थ्रो के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया। देवेंद्र इससे पहले साल 2004 के एथेंस पैरालंपिक गेम्स और साल 2016 के रियो पैरालंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र झाझरिया को बधाई देते हुए ट्वीट किया, देवेंद्र झाझरिया द्वारा शानदार प्रदर्शन, हमारे सबसे अनुभवी एथलीटों में से एक ने रजत पदक जीता।
देवेंद्र ने भारत को गौरवान्वित होने का लगातार मौका दिया है, उन्हें बधाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देवेंद्र झाझड़िया को बधाई देते हुए ट्वीट किया, हमारे स्टार देवेंद्र को तीसरा पैरालंपिक पदक मिला। देवेंद्र ने भाला फेंक F46 के फाइनल में 64.35 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने एक बार फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। भारत आज जश्न मना रहा है। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जैवलिन थ्रो की F46 कैटेगरी में 64.01 मीटर का थ्रो कर देश की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। सुंदर सिंह गुर्जर ने 2019 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था और यहीं से उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक का टिकट भी कटाया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सुंदर सिंह गुर्जर को बधाई दी। उन्होंने लिखा, सुंदर सिंह गुर्जर के कांस्य पदक जीतने पर भारत में काफी खुशी है। उन्होंने उल्लेखनीय साहस और समर्पण का शानदार परिचय दिया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया, टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा F46 में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया। देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक तथा सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। देश आपकी सफलताओं से गौरवान्वित है। भावी सफलताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार। जी गौरव, टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह से इतिहास रचा था भारतीय खिलाड़ियों ने, शानदार प्रदर्शन किया था ओलंपिक खेलों में अब तक का, वही इतिहास दोहराया गया है पैरालंपिक खेलों में भी। जैसी की उम्मीद थी, पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो चुका है, 7 पदक आ चुके हैं। बिल्कुल सुचित्रा, और पिछले 2 दिन के अंदर से जिस तरह से ये पूरा बदलाव आया, क्योंकि कल हमने जिस तरह से देखा था कि भावना पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया था और उन्होंने खाता खोला था, सिल्वर मेडल से जीत की शुरुआत की थी। कुछ उसी तरह से शुरुआत हुई थी टोक्यो पैरालंपिक की भी, जिस तरह से हमने टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह से मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत करके एक शुरुआत दी थी, उसी तरह से भावना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीत करके एक अच्छी शुरुआत दी। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो आज जो आंकड़ा है वो 7 तक पहुँच गया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि हम हर क्षेत्र में जो है वो खेल के हर क्षेत्र में अपना न केवल उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं बल्कि बड़ी संख्या में मेडल्स भी जीत रहे हैं। जैवलिन थ्रो की बात करें तो जैवलिन थ्रो में हमारे 8 जो भाला फेंक एथलीट हैं वो इस बार हिस्सा ले रहे हैं और उसमें से ज़्यादातर एथलीट्स जो हैं वो अपने आप में एक पहले से ही मेडल के बड़े दावेदार थे और उन्होंने इस बात को आज सच भी साबित किया। अगर बात करें देवेंद्र झाझड़िया की तो 2 बार के वो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने एथेंस पैरालंपिक में गोल्ड जीता, उसके बाद रियो पैरालंपिक में गोल्ड जीता। यहाँ पे तीसरी बार उनसे एक उम्मीद थी कि शायद एक बार और वो गोल्ड लेकर के आएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन किया और 64 मीटर से ज़्यादा का थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि आप कितना ज़्यादा अपने खेल के प्रति समर्पित हैं, अपने खेल को लेकर के कितने ज़्यादा आप जो एक कहना चाहिए एक जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उस पर कितने ज़्यादा आप डटे हुए हैं। अब बाकी अगर बात करें तो अभी शाम में सुमित अंतिल और संदीप चौधरी भी रहेंगे जो कि भाला फेंक में ही अपने F64 इवेंट में हिस्सा लेंगे। तो वहाँ पे भी उन दोनों से भी काफ़ी बड़ी उम्मीदें रहेंगी क्योंकि दोनों ही ये जो खिलाड़ी हैं, सुमित अंतिल की बात करें तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं। तो लगातार ये जो खिलाड़ी हैं वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हर अंतर्राष्ट्रीय, केवल पैरालंपिक ही नहीं बल्कि इससे पहले जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सब देख करके एक कह सकते हैं कि एक जो शुरुआत से जो बात कही गई थी कि जो 54 भारतीय पैरा एथलीटों ने पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया है वो केवल क्वालिफाई तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस बार जो मेडल्स की संख्या है उसको कहीं ना कहीं डबल फिगर्स तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसपे काफी करीब आज देश खड़ा है।
जी बिल्कुल गौरव, 5 सितंबर को है समापन समारोह, तो ये जो 7 का आंकड़ा है ये और भी आगे तक जा सकता है। अवनी की अगर बात करें गौरव, पहली महिला बनी है शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली, चाहे ओलंपिक की बात हो चाहे पैरालंपिक की बात हो। लगातार बात की जाती है कि ये जो पैरा एथलीट हैं ये किसी भी एथलीट से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो शब्द यूज किया है इनके लिए दिव्यांग, तो दर्शाता है कि जो इनकी स्पेशल एबिलिटी है उसके दम पर ये क्या हासिल कर सकते हैं। अवनी ने एक नया इतिहास रचा है आज। बिल्कुल, जो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि दिव्यांग, जैसे प्रधानमंत्री ने जो शब्द कहा है इसी का कहना चाहिए कि इसी की दिव्यांग शब्द की जो दिव्य शक्ति है वो दिव्य शक्ति ही हर इन पैरा एथलीटों के अंदर दिखाई देती है। क्योंकि अगर अवनी लेखरा की बात करें तो जिस तरह से 2012 तक उनके लिए सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उनके लिए परिस्थितियां बदली, उसके बाद से जिस तरह से उनके लिए चुनौती जो थी वो काफ़ी बड़ी हो गई जब वो पैरालिसिस से लड़ कर के सामने आई। तो उनके लिए ये था कि अब वो किस तरह से अपने आप को, अपने जो जीवन है उसको एक अच्छा मुकाम दे सकती हैं। तो पैरालिसिस से लड़ने के बाद उन्होंने अपने आप को शूटिंग में कदम रखा और शूटिंग में जल्द ही उन्होंने एक नया मुकाम अपने लिए हासिल किया। और इसमें बड़ा योगदान जो रहा वो सरकार की ओर से रहा, जिस तरह से उन्हें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए उनको घर पे ही एक फैसिलिटी दी गई। उनको टारगेट फेस का जो डिजिटलाइज कंप्यूटराइज टारगेट फेस था वो उपलब्ध कराया गया ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कहीं पे भी कम ना पड़े। और अवनी ने इसका पूरा बखूबी फायदा उठाया। और उनका जो पिछला जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 6 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने गोल्ड की झड़ी लगाई हुई है सुचित्रा। तो ये बात जो होती है वो एक दिखाती है कि आपकी खेल के प्रति आपका जो समर्पण है वो किस लेवल का है। तो अवनी इसमें पूरी तरह से खरी उतरी। उन्होंने इस बात को क्वालिफिकेशन राउंड में, जब आज क्वालिफिकेशन राउंड हुआ तो उसमें भी उन्होंने अपनी एकाग्रता और अपने जो टारगेट था उससे कहीं पे भी वो भटकी नहीं। एक बीच में वो 8वें पोजीशन पे आई और उससे एक बार वो 9वें पे चली गई, लेकिन उसके बावजूद उनको ये पता था कि टॉप 8 जो होंगे शूटर्स होंगे वही फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने अपने आप को टॉप 8 में बनाए रखा और अंत में 7वीं पोजीशन के साथ रह करके उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और फिर फाइनल में आकर के उन्होंने जिस तरह के जो एक कहना चाहिए अपने शॉट्स पे जो नियंत्रण रखा, जो कहना चाहिए एकाग्रता रखी, और सबसे ज़्यादा जो है मेंटल प्रेशर को जिस तरह से हैंडल किया, वो बहुत बड़ी चीज़ है जो इस पूरे पैरालंपिक गेम्स में भारतीय एथलीटों की दिखाई दे रही है। बिल्कुल गौरव, पैरालंपिक खेलों के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने जो वर्चुअल संवाद किया था इन खिलाड़ियों के साथ, यही बात उन्होंने कही थी कि इन खिलाड़ियों में शारीरिक शक्ति तो है लेकिन जो इनकी मानसिक शक्ति है वो बाकी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। उसी की झलक आज दिखाई है अवनी ने। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम चर्चा के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद बाकी खबरें देखिए असीम के साथ। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की, आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में, हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे, आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे ताजा खबर की। खबर अफगानिस्तान से है, जहां अफगानिस्तान में आज सुबह काबुल एयरपोर्ट की तरफ कम से कम 5 रॉकेट दागे गए। रिपोर्ट के मुताबिक एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने इन रॉकेट्स के हमले को नाकाम कर दिया। अभी तक इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अभी अमेरिकी सेना काबुल से लोगों को बाहर निकालने के अंतिम चरण में है। और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की आज एक बैठक बुलाई है। बैठक में फ्रांस और ब्रिटेन अफगानिस्तान पर एक प्रस्ताव रखेंगे, जिसके तहत वे काबुल में एक सुरक्षित जोन बनाने का प्रस्ताव रखेंगे, जिससे कि जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं वे सुरक्षित देश से बाहर जा सकें। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में काबुल में एक सुरक्षित जोन, सेफ जोन बनाने का है, जिससे कि मानवीय सहायता का काम जारी रहे। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर्स हैं। सुरक्षा परिषद की अंतिम बैठक अफगानिस्तान पर 16 अगस्त को हुई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि धीमान इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। रवि, लगातार जो खबरें आ रही हैं जिसमें कि रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, लोगों को निकलने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, क्या इस वक्त हालात हैं अफगानिस्तान के, खासकर काबुल के? देखिए, काबुल के हालात काफ़ी संजीदा हैं। सुबह रॉकेट अटैक हुआ था काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यूएस अमेरिका को शायद इस बात का अंदाज़ा था, इस बात की आशंका थी कि इस तरह का हमला जो इवैक्यूएशन एफर्ट्स हैं उन पर हो सकता है, इसलिए एंटी जो रॉकेट सिस्टम था वो इंस्टॉल था काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जिसकी वजह से ये जो 5 रॉकेट दागे गए थे इनको इस तरह बूद कर दिया गया और किसी तरह का नुकसान अमेरिकी फ़ौज को, जो अमेरिकी इवैक्यूएशन एफर्ट्स है, उसको नहीं हुआ। हालांकि इस रॉकेट अटैक से एक बार दोबारा ये साबित हो गई कि लगातार खतरों के बीच अमेरिका जो अपना इवैक्यूएशन ऑपरेशन है वो चला रहा है। और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पहले इस बात की आशंका जताई थी कि दोबारा से हमले हो सकते हैं, और जब से 26 तारीख को जो सुसाइड अटैक हुआ था उसके बाद 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब ये साफ पता चला है कि हमले की आशंका थी और ऐन वक्त पर या तो हमले को नाकाम कर दिया गया, जिस तरह से रॉकेट अटैक उस कार पर हुआ था जिसमें एक्सप्लोजिव्स थे, या फिर जो हमला हुआ वो उसको हमले को बीच में रोकने में अमेरिकी जो फौज है, अमेरिकी आर्मी है, मिलिट्री है, वो कामयाब रही। तो इस अटैक को लेकर रवि, तालिबान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? तालिबान की तरफ से देखिए, तालिबान लगातार ये कह रहा है कि तालिबान जो आउटर पेरीमीटर है एयरपोर्ट का, उसकी सुरक्षा वो चाक चौबंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कंट्रोल है वो अमेरिकी फ़ौज तालिबान के जो कमांडर्स हैं उनके हाथ में दे देगी, ऐसा अमेरिका के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो कह चुके हैं। और लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि तालिबान अपनी तरफ से अपना पल्ला झाड़ रहा है इन तमाम जो हमले हुए हैं इवैक्यूएशन ऑपरेशन पे अमेरिकी फ़ौज पर, उसका कहना है। और अमेरिका के भी जो सूत्र हैं वो यही बताते हैं, इशारा करते हैं जो IS खुरासान है उसकी तरफ जी। और कहीं ना कहीं तालिबान पर अगर कोई जिम्मेदारी डाली जा सकती है तो इस बात की जिम्मेदारी ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय डाल सकता है कि अब सुरक्षा, और जब अफगानिस्तान की बागडोर उसके हाथ में लगभग आ गई है और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं तालिबान की है। साथ ही साथ रवि, चूंकि 31 अगस्त की वो डेडलाइन, वो कल ही वो तारीख है, इसके बाद से हालांकि तालिबान की प्रवक्ता की तरफ से जो खबरें आई हैं उसमें ये कहा गया कि उसके बाद भी जो लोग निकलना चाह रहे हैं उसको निकलने में हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, इस तरह का बयान तालिबान ने पहले भी दिया था कि जो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं 31 तारीख के बाद भी। ये बयान तब आए थे जब अमेरिका और उनके सहयोगी जो नेटो के देश हैं उनके हवाले से कहा गया था कि हम जो लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं उनकी निकासी में हमको समय लगेगा, इसलिए 31 के बाद डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। तब तालिबान की तरफ से ये ऑफ़र किया गया था कि जो लोग भी जाना चाहते हैं अफगानिस्तान छोड़कर उनको रोका नहीं जाएगा। बार बार अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के हों या डिफेंस डिपार्टमेंट के, पेंटागन के प्रवक्ता हों या फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हों बोरिस जॉनसन या फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर हों मैक्रोन, उन्होंने यही कहा है कि लगातार जो लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं उनको इस बात की इजाज़त मिलनी चाहिए कि वे अफ़गानिस्तान की सरजमी को छोड़ दें, और ऐसा करने पर ही जो काफ़ी ज़्यादा पैसा अभी फ्रीज़ किया गया है अफ़गानिस्तान सरकार का, उसको डीफ्रीज़ किया जाएगा। वो पैसा उपलब्ध होगा तालिबान को, जो देश में जगह जगह उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा इकॉनमी को खड़ा करने के लिए, वो पैसा तभी उनको मिल पाएगा। और अगर आप अफ़गानिस्तान के आज के हालात देखें तो
हम ये मान सकते हैं कि इवैक्यूएशन जो ऑपरेशन है अमेरिका का वो अपनी तरफ चल रहा है। अब कोई नागरिक नहीं है, ज़्यादातर जो 6000 सैनिक थे अमेरिका के उनका इवैक्यूएशन वहाँ से अमेरिकी फ़ौज करा रही है। अमेरिकी एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट हैं, उन पर हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती अफगानिस्तान में आज की तारीख में है वो अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात को लेकर है। सुरक्षा की बात ज़रूर की जा रही है कि तालिबान के जो लड़ाके हैं वो उनको निशाना बना सकते हैं जिन्होंने अमेरिकी फ़ौज का, नेटो फ़ौज का साथ दिया पिछले 20 साल में। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों में जो हालात अफ़गानिस्तान के हुए हैं, जो इकोनॉमिक हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, जो वहाँ पर लगातार वहाँ से खबरें आ रही हैं अलग अलग एजेंसियों के हवाले से कि वहाँ पर भुखमरी की नौबत आ गई है। वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो कम पड़ रहे हैं, अस्पतालों में लगातार मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बैंकों में भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरकार ने वीकली विड्रॉल की लिमिट $200 US डॉलर कर दी है। तो इसके बाद से जो अंदरूनी हालात हैं वो ज़्यादा बड़ी चुनौती तालिबान के लिए उभर कर आएंगे एक बार जब अमेरिकी फ़ौज चली जाएगी और उसको अपनी तवज्जो वहाँ पर करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ रवि, चूंकि आज यूएनएससी की भी एक बैठक होने वाली है, एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि उसमें जो P5 मेंबर्स हैं वो इस बात का जिक्र करेंगे इस चर्चा में कि एक सेफ जोन हमें प्रोवाइड कराए जाएं ताकि हमारे जो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं, जो पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस ऑपरेशन है, उसे ठीक तरीके से अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल, लगातार यूएस भी पिछले कई दिनों से इस बात को जोर देकर कह रहा है। इस बात के लिए जो तमाम देशों के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे, जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं एंथनी ब्लिंकन, उनकी बातचीत हुई है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर से भी उन्होंने बातचीत की है और इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार एक सहमति बनाने के लिए प्रयास अमेरिका की तरफ से भी हो रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से भी हो रहे हैं। आपको याद होगा G7 की भी बैठक हुई थी। भारत इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है। भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी के जो महीना था उसमें भी सबसे पहली बैठक अफगानिस्तान के हालात पर की थी। अफगानिस्तान के हालात पर तमाम देशों की प्रतिक्रिया आने के बाद एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था और आज की जो बैठक है वो P5 मेंबर्स की है। वो जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तमाम देशों के, वो इसमें शामिल होंगे। उसके साथ ही साथ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हैं, वो भी अपने मित्र देशों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे इस यूएनएससी की बैठक के बाद, जो कि रात को भारतीय समय अनुसार रात को 12 बजे होगी। और उसमें भी जो आगे की रणनीति है उस पर विचार किया जाएगा, किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं जो अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, जो नेटो एलाइज के साथ लगातार पिछले 20 सालों में जिन्होंने जिनकी जान को अफगानिस्तान में अगर वो पीछे रुक जाते हैं तो खतरा है, इन लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए और कैसे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस बात पर भी चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। रवि धीमान तो बता रहे थे किस तरह से आज ये सारी बातें होंगी और इस वक्त क्या कुछ ताज़ा हालात हैं अफगानिस्तान में। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे असम की। असम में बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई है। राज्य में भारी बारिश के बाद पैदा हुए बाढ़ के कारण 16 जिलों में 2,58,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 6,200 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक लखीमपुर जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 1,05,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके बाद माजुली बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 57,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़, जोरहाट, सोनितपुर, ग्वालपाड़ा, कामरूप और धुबरी जिलों में सामान्य स्तर से ऊपर बह रही है। हमारी सहयोगी मृदुस्मिता इस वक्त ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। मृदुस्मिता, इस वक्त अगर बात की जाए तो बाढ़ के हालात कैसे हैं और सबसे बड़ी बात की मौसम कैसा है? फिलहाल अगर मौसम की बात करूं, अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन गुवाहाटी में थोड़ी देर पहले थोड़ा बहुत बारिश हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा उसमें सुधार हुआ है। लेकिन मेट डिपार्टमेंट के फोरकास्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों में ये जो भारी बारिश है ये जारी रहेगी। स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे फ्लड अभी बहुत ज्यादा प्रभाव में है, जैसे बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट, गोलाघाट, विश्वनाथ, नौगांव, ये सारी जिलों में बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति गंभीर है और इसी के कारण वहाँ पे काफी नुकसान भी हुआ है। जैसे काफी ब्रिजेस को नुकसान हुआ है और वहाँ के जो एम्बैंकमेंट्स है और
जो सड़कें हैं उसमें भी बहुत नुकसान हुई है और काफी लोगों को भी मुश्किलों का सामना पड़ रहा है। वो लोग अपने घर को छोड़ के, क्योंकि वहां पे पानी भर गया है, तो रिलीफ कैंप्स में आए हैं। सुरक्षित जगहों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो लोग उनको इवैक्यूएट करा रहे हैं अपने फ्लड एरिया से सुरक्षित जगहों में लाने के लिए। और करीब 25,000 से ज्यादा हेक्टेयर की जमीन जो कल्टीवेबल लैंड है वो ऑलरेडी सबमर्ज्ड है फिलहाल। और अगर परिस्थिति में सुधार ना आए, अगर बारिश कुछ दिनों में कम नहीं होगा तो शायद और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये पानी भरने की संभावना है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो डेंजर लेवल मार्क से ऊपर है और लगातार बढ़ता जा रहा है। लाइक जो सूत्रों के अनुसार मिनिमम 25 से 30 सेंटीमीटर का पानी में बढ़ावट हो रही है। और जो कि ब्रह्मपुत्र के जो ट्रिब्यूटरीज है उनपे भी इसी के चलते काफी पानी आ गई है, और क्योंकि बारिश लगातार जारी है कुछ दिनों से। और अगर मैं बात करूं स्पेशली जो अपर असम की डिस्ट्रिक्ट है वहां पे काफी बारिश हो रही है, और इसी के कारण जो बारिश जो अभी जो फिलहाल फ्लड का सिचुएशन है अभी भी गंभीर है। और हम यही अपेक्षा कर सकते हैं कि शायद बारिश में थोड़ी बहुत रुकावट आए और इससे चलते जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो कम हो जाए और लोगों को राहत मिले। चलिए, हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश रुके और जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं वो एक बार फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मधुस्मिता, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को गुवाहाटी से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। ये तो हुई बात आसाम की, लेकिन बिहार में भी गंगा नदी, गंडक सहित कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से राज्य में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार बारिश से कोसी सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से सदर प्रखंड के रामपुर टेनग्राही पंचायत के 5 गांव प्रभावित हुए हैं। रजवाही गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर गया है। बेसिक विद्यालय सहित कई सरकारी भवनों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिम चंपारण जिले में भी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बैरिया और नौतन प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। गांव में पानी प्रवेश कर जाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ की वजह से मवेशियों का चारा पानी में डूब गया है, जिससे मवेशियों को भी भूखा रहना पड़ रहा है। और वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के जुम्मा गांव के पास भारी बारिश और भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे होने की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर आशीष चौहान से फोन पर बात करते हुए भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि प्रभावितों को तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। वहीं गांव के जामुनी तोक में लगभग 5 तथा सिरोड़ियार तोक में 2 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त होने और लगभग 7 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना है। सूचना के तत्काल बाद घटना क्षेत्र में राजस्व, एसएसपी, पुलिस, एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। उक्त घटना के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा जिला आपदा परिचालन केंद्र में आईआरएस के अधिकारियों के साथ बैठक कर तत्काल मौके पर राहत और बचाव कार्य कराने के साथ ही क्षेत्र में राहत सामग्री भेजने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल रवाना हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि क्षेत्र में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण रेस्क्यू कार्य हेलीकॉप्टर से कराए जाने के लिए क्षेत्र में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। कल रात को अतिवृष्टि के कारण धारचूला के ऊपरी क्षेत्र जुम्मा के गांव जामुनी में 7 लोगों के दबे होने की सूचना मिली। प्रारंभिक सूचना उसमें से 2 लोगों की बॉडीज के निकाले जाने की भी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम, रेवेन्यू की टीम प्लस एसएसबी की जो आउटपोस्ट वहाँ पे है, एसएसबी का स्टेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे निकल चुके हैं और राहत और रिलीफ से रिलेटेड दूसरी सामग्री को भी पहुँचाया जा रहा है। और फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एयर रेस्क्यू या दूसरे जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, रोड की ओपनिंग और उन सारी चीज़ों के निर्देश दिए जा चुके हैं। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर बलराम जी दास टंडन स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम न राजनीति करते हैं और न होने देते हैं। इसलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में ये भरोसा जागा है कि राष्ट्र रक्षा के कर्तव्य पालन में उन्हें खुली छूट रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम न राजनीति करते हैं न होने देते हैं, इसलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि राष्ट्र रक्षा के कर्तव्य पालन में उन्हें खुली छूट रहेगी। और इससे सेना और सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास और मनोबल कितना ऊंचा हुआ है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में भारत के हिंटरलैंड में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना उन्होंने नहीं होने दी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि स्वर्गीय बलराम दास टंडन जी ने विभाजन की विभीषिका को बहुत ही करीब से देखा है। वे जानते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आतंकवाद इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने हमेशा लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं का आजीवन निर्वाह किया। इसकी वानगी उन्होंने पंजाब में मंत्री के रूप में और बाद में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी दिखाई है। लोकतांत्रिक परंपराओं में उनका गहरा विश्वास था। अहमदाबाद में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद और गांधीनगर क्षेत्र में 7,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए जिला प्रशासन बच्चे के जन्म होने तक हर महीने मगज के लड्डू गर्भवती महिलाओं के घर पहुंचाया करेगा। प्रधानमंत्री जो 8 मार्च 2018 को पोषण का कुपोषण के खिलाफ लड़ाई का एक अभियान जो शुरू किया, आज एक बहुत बड़ा आंदोलन बनकर रहा है। आज मुझे भी बड़ा आनंद है कि अहमदाबाद जिले के दसक्रोई, बावला, सानंद और गांधीनगर और कलोल क्षेत्र की लगभग 7,000 माताओं को जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देती है, हर महीना 15 लाडू मगज के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जिला प्रशासन उनके घर तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था करेगा और ये सिलसिला निरंतर चलता रहे। और अब बात टीकाकरण की। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 63 करोड़ 43,81,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 31,14,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। और देश में कोरोना की स्थिति पर नजर डालते हैं तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 42,909 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 34,763 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.51% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 3,76,324 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.41% है, जो कि लगातार 66 दिन से 3% से कम पर बना हुआ है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.02% हो गया है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 29 अगस्त तक कुल 52 करोड़ 1,46,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 29 अगस्त को 14,19,990 नमूनों की जांच की गई। और अब बात करेंगे जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी आज पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, स्कॉन टेम्पल और श्री कृष्ण जन्म मंदिर सहित हजारों मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। एक तरफ जहां श्रद्धालु विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकियां सजा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में भी सजावट और पूजन अर्चन के सामानों की खरीदारों को लेकर चहल पहल दिख रही है।
और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा है कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने और उनके संदेशों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। मेरी कामना है कि ये त्योहार सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य तथा समृद्धि का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में पीएम ने कहा है कि आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। हमारे साथ हमारी सहयोगी नंदिता डागर इस वक्त ताज़ा अपडेट का जुड़ गई हैं। नंदिता, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहां पे इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह का जो एक माहौल है जन्माष्टमी को लेकर आप देख पा रही हैं वहां? बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा पूर्वक और भक्ति से भरा हुआ माहौल यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल द्वारका में जो पड़ता है वहाँ पर है। और सारे भक्त जो हैं, श्रद्धालु हैं, सवेरे 8 बजे से हम यहाँ पर हैं। आरती और भजन कीर्तन लगे हुए हैं, लोग प्रसाद लेकर जा रहे हैं। साथ में कोविड के प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो पिछले साल पैंडेमिक था वो फीकी रह गई थी थोड़ी सी जश्न यहाँ पर, तो थोड़ा सा उसका आज भरपाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल प्रोटोकॉल्स बड़े सख्त हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट श्री पीयूष, जो कि प्रद्युम्न दास जी जो हैं, वो बताएंगे हमें, क्योंकि इस मंदिर ने किस तरह का मंदिर देख रहे हैं आज, क्योंकि आप तो हर साल देखते होंगे, तो कैसा इस बार अलग है कोविड के टाइम पे? हरे कृष्णा। तो कोविड के कारण हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है और लगभग 80,000 भक्तों को हम लोग ऑनलाइन अभिषेक और आरती करा रहे हैं। इसके अलावा लेकिन जो परमानेंट वॉलंटियर हैं 4-5 हज़ार, जिन्होंने कोरोना के समय में 5 लाख लोगों को डेली प्रसाद खिलाया था, हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा की थी, उनको मंदिर में अलाउ किया है, क्योंकि वो परमानेंट वॉलंटियर हैं। इसके लिए इन सब भक्तों ने मिलकर आज 1,25,000 जो है भगवान के लिए भोग बनाए हैं। और इसके अलावा जो है थाईलैंड, हांगकांग और वर्ल्ड के अलग अलग जगह से काफ़ी फूल इकट्ठे किए हैं, जिससे कि पूरे मंदिर को बहुत ही भव्य सजाया गया है और भगवान के ऑल्टर को भी सजाया गया है। इसके अलावा भगवान की जो ड्रेसेज हैं, वो जो यहाँ के इंडिया के टॉप डिज़ाइनर्स हैं, उनकी देख रेख में पिछले 2 महीने से भक्तों ने जो है बनाई हैं। तो इस तरह से जो है अभिषेक होगा रात में लगभग 11:30 बजे के आसपास। 108 द्रव्यों से जो है बहुत ही जो है दिव्य अभिषेक जो है आज भगवान का होने वाला है। पीयूष जी, आप बिल्कुल देख के लग ही नहीं रहा कि कोई कसर छोड़ी होगी। जिस तरह से फूलों का श्रृंगार आपने बांके बिहारी का किया है, नंदलाला का किया है, आज उनका जन्मदिन है, तो भक्तों में कोविड के टाइम पे आपको कैसी अलग लग रही है? आपको लग रहा है कुछ अलग भाव है, या लोग कम आ रहे हैं पिछले सालों के? आपने तो हर साल देखा होगा यहाँ पर। लोगों को हमने इनवाइट कम किया है और हमने रिक्वेस्ट भी की कि कम से कम भक्त आए हैं। फिर भी जो है ऑनलाइन में जो है लगभग अभी तक लाखों भक्त आ चुके हैं और मंदिर में फिजिकली जो है हम लोग चाहते हैं कम से कम आए, जिससे कि हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंस रख पाएँ और लोगों को कोविड से बचा पाएँ। और हमारी जन्माष्टमी के दिन भी कृष्णा से प्रेयर है कि लोगों की हेल्थ की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा करें। कृष्णा का जो भक्ति है वो तो बिल्कुल ऐसी होती है असीम, कि आदमी उसमें बिल्कुल डूब जाता है। और हमने पीयूष जी से यही सुना कि कैसे जगह जगह पर इन्होंने हाथ धोने के लिए पानी का इंतजाम, नलकों का इंतजाम, सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स करना। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं, हजारों वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, दोनों साइड रोड्स की बैरिकेडिंग की हुई है, तो वो तो चल ही रहा है। और जो भक्ति है वो एकदम लीन होकर यहाँ पर लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, इन तमाम झलकियों को, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता। और लेकिन गिरीश की रिपोर्ट देखिए कि पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। श्रद्धालु भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहे हैं। लोग सादगी के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। नई दिल्ली स्थित बिरला मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने।
जन्माष्टमी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं। यहाँ किस तरह की तैयारी की गई है, आइए जायजा लेते हैं। गीता भवन में राधा कृष्ण जी की ये भव्य प्रतिमा देखी जा सकती हैं। इनका रूप अद्भुत है, बिल्कुल देखते ही बनता है। इसके अलावा यहाँ नज़दीक के अंदर ही लड्डू गोपाल जी को सजाया गया है। यहाँ पर लोग लड्डू गोपाल जी को झुलाने के लिए भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है लड्डू गोपाल जी का। जो लोग मंदिर नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं बाल गोपाल को सजा रहे हैं। आज के दिन का क्या महत्व है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिरला मंदिर के पुजारी आचार्य अवधेश कुमार पांडे। सर, कितना महत्व है आज के दिन का? आज के दिन हम सारे भक्तगण मिल करके भगवान का प्राकटोत्सव जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ मनाते हैं। आज हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का महाभिषेक होगा, जो कि दूध, दही, घी, शर्करा, मधु, पंचामृत से स्नान करा करके एक पुरुषोक्त जो बहुत ही दिव्य मंत्र होता है, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। इस 16 मंत्र से भगवान का महाभिषेक किया जाएगा। उसके उपरांत भगवान को 56 भोग निवेदित किए जाएंगे। माखन मिश्री भगवान को नैवेद्य में अर्पण किए जाएंगे। भगवान की दिव्य आरती होगी। इस बार भक्तगण मंदिर में आने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं। फिर भी हम भक्तों से यही निवेदन करेंगे कि वो अपने घर पर ही रह करके इस आपत्ति काल में, कोविड के संकट काल में भगवान का अर्चन विग्रह का पूजन करें, अर्चन करें और भगवान का जन्मोत्सव अपने घर पर ही मनाएं। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के चलते मंदिरों के द्वार आम जनता के लिए फिलहाल बंद हैं। श्रद्धालु मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन लोग अपने घरों के अंदर ही लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने आज के दिन व्रत भी रखा है, उपवास रखा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अब अर्थ जगह से जुड़ी कुछ अहम खबरें। और व्यापार प्राइम की तमाम खबरों को समेट के हमारे सहयोगी अजय आ चुके हैं। और अजय, मुझे ये बताया गया है कि आपने भी व्रत रखा है जन्माष्टमी का। धन्यवाद असीम, बहुत शुक्रिया। आपको भी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और देश के तमाम हिस्सों में बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। बाज़ारों का ऐसा लग रहा था कि आज बाज़ार बंद रहेंगे, लेकिन आज बाज़ार ऑल टाइम हाई पे हैं। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 322 अंक 0.57% की तेजी के साथ 56,447 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 103 अंक यानी 0.62% के बढ़त के साथ 16,808 पर खुला। ये इसका रिकॉर्ड स्तर है। शुरुआती कारोबार में 1,535 शेयरों में तेजी आई, 339 शेयरों में गिरावट, 107 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस वक्त भी मार्केट एक्शन काफ़ी तेज, 1% से ज़्यादा आपकी निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रवि सिंह, चीफ कंसल्टेंट DRS एडवाइजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि, क्या वजह है, क्या अमेरिका से संकेत मिल रहे हैं जिसका असर भारत पे पड़ रहा है, या फिर यहाँ के फंडामेंटल्स हैं? देखिए, यहाँ पर तो इस समय मिक्स फंडामेंटल हैं बोथ साइड से। चाहे इंटरनेशनल मार्केट में जो तेजी है वो तो है ही है, लेकिन यूएस में भी जो फेड पे वहाँ पे जो डिसीजन हुए और उसका भी एक इम्पैक्ट ये कहा गया कि इंडिया में जो पॉजिटिविटी है वो कंटिन्यू बनी रहेगी, तो वो भी एक इंटरनेशनल फैक्टर है। और डोमेस्टिक फंडामेंटल यहाँ पर स्टॉक के काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से ये रैली है, और सिर्फ ये रैली अभी सीमित नहीं है, अभी और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आगे आने वाले समय में 60,000 का जो सेंसेक्स का एक टारगेट रखा गया था वो अचीव होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। डॉक्टर अभी क्या वजह है कि IT और टेक्नोलॉजी शेयर्स जो हैं वो थोड़ा सा बेहतर नहीं कर रहे हैं, वहां पर गिरावट दिख रही है, बाकी सारे के सारे इंडेक्स फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं? देखिए, अगर IT नहीं बढ़ रहा है तो उसका अच्छा रीजन है कि यहाँ पर INR जो हमारी करेंसी, भारत की करेंसी है, वो स्ट्रांग हुई है और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर उनकी पेमेंट पे थोड़ा दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से उन सेक्टर्स के पूरे स्टॉक्स में थोड़ी सी जो है वो मंदी दिखाई दे रही है या फिर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये टेम्परेरी फेज है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो स्टॉक की ग्रोथ होती है वो काफी हद तक डिपेंडेंट होती है। लेकिन आज
जिस तरीके से भारतीय रुपया यहाँ पर स्ट्रांग हुआ उसका भी एक इम्पैक्ट है, जिस वजह से आईटी सेक्टर में एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। चलते चलते अगर आपसे समझना चाहें मिड कैप और स्मॉल कैप वो आउटशाइन कर रहे हैं जो आपके इंडेक्स है, मेन इंडेक्स में, उसकी क्या वजह है और क्या आपको लगता है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है और ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए पूरे अगर सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से आप देखें तो चाहे वो रियलिटी सेक्टर हो, एफएमसीजी हो, मेटल्स हो, पावर, पीएसयूज, इन सभी में और खासतौर से मिड सेक्टर इसलिए ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उन कंपनीज में ग्रोथ ज्यादा आगे देखने को मिलेगी और अब जो कोरोना की जो सिचुएशन है उसका भी एक जो निगेटिविटी थी वो कम होती हुई नजर आ रही है और अब पॉजिटिविटी यहाँ पर काफी बनती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो छोटे स्टॉक्स जिनमें काफी इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ा था वो अब कम हुआ है तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव ही होगा और आगे आने वाले समय में स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा जो है वो आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि सिंह, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सोने में निवेश करने के लिए सरकार जनता को सस्ती दरों पर गोल्ड खरीदने का एक और मौका दे रही है। रिजर्व बैंक की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की छठी किश्त की आज से बिक्री शुरू हो गई है। इसके लिए इशू प्राइस 4,732 रुपए तय किया गया है प्रति ग्राम। ये दाम है आपके। ये स्कीम 5 दिनों के लिए खोली गई है, 3 सितंबर तक खुली है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत आप 10 ग्राम सोना खरीदते हैं तो कीमत 47,320 रुपए बैठेगी। हालांकि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो डिजिटल तरीके से भुगतान करने वालों को 50 रुपए की छूट भी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन सोना खरीदने पर आपको 4,682 रुपए ही चुकाना पड़ेगा। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सभी बैंक्स, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डाकघर और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई और बीएसई के माध्यम से बेचे जाएंगे। फायदा आपको यह है कि सोने की कीमत आपको मिलेगी, साथ ही साथ 2.5% का ब्याज भी हर साल मिलता है। तो ये एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खासियत है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सुरक्षित निवेश करें और लंबी अवधि का निवेश करें तो आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, जितना भी आप चाहें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का एक मौका आपको मिला है, इसका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, व्यापार जगत की तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे और बात करें कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आज शाम फलस्तीन सहित पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कल न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे। हर्षवर्धन श्रृंगला सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता के सत्र समापन से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए वॉशिंगटन डीसी भी जाएंगे। तूफान ईडा अमेरिका में लुइसियाना के पोर्ट फॉर्च्यून के पास पहुंच गया है। यह शक्तिशाली श्रेणी 4 का शक्तिशाली तूफान है। ईडा स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 11:55 पर 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्ट फॉर्च्यून से टकराया। तूफान आने से पहले आज सुबह से न्यूयॉर्क, ऑरलियंस में बारिश और तेज हवा में दस्तक दी थी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि संघीय एजेंसियों ने भोजन और पानी की आपूर्ति और बिजली जनरेटर के साथ क्षेत्र में आपातकालीन कर्मचारियों को तैनात किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिसिसिपी और लुइसियाना में लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। राष्ट्रपति ने सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का भी वादा किया है। तो मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही। उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में मनाए गए युवा दिवस की झलकी। आप इन झलकियों को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए।